नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ टेक गुरु पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास विषय पर, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो यानी छोड़ देने की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मन में तनाव, चिंता या नकारात्मक विचार ऐसे चक्र बनाते रहते हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल हो? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अंदर की इन नकारात्मकता की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और भावनात्मक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक के मुख्य विचारों और उनके व्यावहारिक उपायों पर। वीडियो में आपको मिलेगी भावनात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए दैनिक आदतें, नकारात्मक सोच और भावनाओं को छोड़ने के असरदार तरीके, खुद से बेहतर संबंध बनाने की तकनीकें, मानसिक शांति और खुशहाली के लिए जरूरी टिप्स। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और खुशहाली चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का परिचय, इंट्रोडक्शन, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन, अ सेल्फ हेल्प गाइड टू इमोशनल फ्रीडम, इनर पीस, ओवरकमिंग एंजाइटी, लर्न टू हील, ग्रो, मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट। निक ट्रेंटन द्वारा जाने देने की कला, भावनात्मक स्वतंत्रता, आंतरिक शांति और चिंता पर काबू पाने के लिए एक स्वसहायता मार्गदर्शिका। अतीत से उबरना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ना सीखें। मूव बियॉन्ड द हर्ट, फाइंड इमोशनल फ्रीडम एंड रिस्टोर योर इनर पीस। दुख से आगे बढ़े, भावनात्मक स्वतंत्रता पाएं और अपनी आंतरिक शांति बहाल करें। क्या आप बार बार वही बातें सोचकर परेशान हो जाते हैं? क्या कोई पुरानी याद, गलती या रिश्ता आपके मन में लगातार घूमता रहता है? क्या आप हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और उस सोच का बोझ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने दिमाग में चल रही अनावश्यक सोच, पुरानी भावनाओं और नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। यह किताब केवल मानसिक शांति पाने का तरीका नहीं बताती, बल्कि यह भावनात्मक आजादी की ओर एक यात्रा है। लेखक ने सरल भाषा में यह समझाया है कि कैसे हम ओवरथिंकिंग के चक्र में फंस जाते हैं, क्यों नकारात्मक सोच खुद ब खुद पनपती रहती है, और हम कैसे एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक आत्मिक प्रक्रिया है, जहां आप खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना और जीवन में आगे बढ़ना सीखते हैं। इसमें दिए गए व्यावहारिक सुझाव, माइंडफुलनेस तकनीकें और सोच को बदलने वाले दृष्टिकोण आपको धीरे धीरे एक स्वतंत्र और सशक्त मानसिक स्थिति की ओर ले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन से अतीत का बोझ, भावनात्मक जाल और नकारात्मकता हटाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अध्याय 1, छोड़ने की कला, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यह अध्याय उस मानसिक प्रक्रिया की गहराई से पड़ताल करता है जिसके माध्यम से हम खुद को उन चीजों से मुक्त कर सकते हैं जो हमारे मन, शरीर और भावनाओं पर अनावश्यक भार डालती हैं। लेखक ने 3 मुख्य विचारों के माध्यम से लेटिंग गो यानी छोड़ने की कला को समझाया है। 1, नियंत्रण का द्वैध भाव, डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल। इस विचार का मूल आधार यह है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीजें पूरी तरह हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारे प्रयास हमारे नियंत्रण में है। दूसरों की राय, उनका व्यवहार, परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम ऐसी चीजों पर समय और ऊर्जा खर्च करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम थकान, निराशा और असंतोष का अनुभव करते हैं। इसीलिए मानसिक शांति पाने के लिए सबसे पहला कदम है इस अंतर को समझना और केवल उन बातों पर ध्यान देना जो हमारे नियंत्रण में है। इसे कैसे अपनाएं और अभ्यास करें? अपेक्षाओं पर नियंत्रण। जब आप कुछ कर रहे हों, तो उसका परिणाम तय करने की बजाय अपना ध्यान केवल प्रयास पर लगाएं। प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति आपको नाराज करता है, तो उसे बदलने की कोशिश की बजाय अपनी प्रतिक्रिया को शांत और समझदारी भरी बनाएं। रोज एक लिस्ट बनाएं। दिन की शुरुआत में 3 चीजें लिखिए जो आपके नियंत्रण में हैं और 3 जो नहीं है। यह अभ्यास स्पष्टता लाता है। 2, निर्णय मुक्त सोच, नॉन जजमेंटल थिंकिंग।
हम इंसान अक्सर किसी भी स्थिति, व्यक्ति या विचार को तुरंत अच्छा या बुरा कहकर जज करते हैं। उदाहरण, अगर कोई दिन खराब गया तो हम तुरंत सोचते हैं, यह दिन बेकार है या मैं अच्छा नहीं हूं। इस प्रकार की सोच से मानसिक तनाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा होता है। निर्णय मुक्त सोच का मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे हैं, बिना उन्हें जज किए। निर्णय मुक्त सोच का अभ्यास कैसे करें? ध्यान, माइंडफुलनेस अभ्यास करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और हर उस विचार को बिना किसी लेबल के आने जाने दें। रोकें और निरीक्षण करें, जब आप कुछ जज कर रहे हों तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे निष्पक्ष रूप से देख रहा हूं? डायरी लेखन, दिन में ऐसी घटनाएं लिखें जिन पर आपने तुरंत राय बनाई और फिर सोचें कि बिना निर्णय के उसे कैसे देखा जा सकता था। 3. स्वयं से दूरी बनाना, सेल्फ डिस्टेंसिंग। जब हम किसी नकारात्मक भावना या विचार में फंस जाते हैं तो हम उसे अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं। जैसे कि मैं ही गलत हूं, मैं ही दुखी हूं। लेकिन वास्तव में विचार और भावनाएं अस्थायी होती हैं। सेल्फ डिस्टेंसिंग का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखना, जैसे आप किसी दोस्त को देख रहे हों। स्वयं से दूरी बनाने की तकनीकें। तीसरे व्यक्ति में सोचना, जब आप तनाव में हों तो खुद से मैं की जगह अपना नाम लेकर बात करें। जैसे, राजेश को अभी शांत रहने की जरूरत है। जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखें जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आपके अनुभवों को बता रहा हो। विचारों को वस्तु की तरह देखें, ध्यान करते समय कल्पना करें कि आपके विचार बादलों की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। इससे आप समझेंगे कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनसे बड़े हैं। अध्याय से मुख्य सीख। एक जीवन में भावनात्मक शांति के लिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। 2. हर अनुभव को तुरंत अच्छा या बुरा कहकर जज करना मानसिक बोझ बढ़ाता है। बिना निर्णय के देखना अधिक स्पष्टता और शांति लाता है। 3. जब हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखते हैं तो हम उन पर हावी नहीं होते, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ सकते हैं। 4. छोड़ने की कला का मतलब है भीतर की जिम्मेदारी को अपनाना, बाहरी नियंत्रण को छोड़ना और खुद से करुणा से पेश आना। अध्याय 2. नकारात्मकता की बेड़ियों को तोड़ना, ब्रेकिंग दी चेन्स ऑफ नेगेटिविटी। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है हमें यह सिखाना कि हम नकारात्मक सोच, आत्म आलोचना और बाहरी प्रभावों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अध्याय में 4 मुख्य विचारों को विस्तार से समझाया गया है। 1. भीतर के आलोचक को छोड़ना। हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक आलोचक होता है, वह आवाज जो हमें बार बार बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, हमने गलती की है या हम असफल हो सकते हैं। यह आवाज आत्मसंकोच, शर्म और आत्मसंदेह का कारण बनती है। इस आलोचक से छुटकारा पाने के उपाय। पहचाने कि यह आवाज आपकी नहीं है, यह आलोचक आपके बचपन के अनुभवों, समाज के दबाव या पुरानी असफलताओं से बना है। यह आपकी वास्तविक आवाज नहीं है। अपनी सोच पर सवाल उठाए, जब यह आलोचक कहे तुमसे नहीं होगा, तो खुद से पूछें, क्या यह तथ्य है या सिर्फ एक डर? करुणा के साथ जवाब दें, उसी स्थिति में खुद से वैसा बात करें जैसा आप किसी करीबी दोस्त से करते, नरम, सहायक और प्रोत्साहन देने वाला। 2. पूर्णता की चाह को उत्कृष्टता में बदलना। परफेक्शनिज्म यानी पूर्णता की लालसा अक्सर हमें रुकावटों में डाल देती है। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ बिल्कुल सही नहीं होता, तब तक प्रयास करना व्यर्थ है। लेकिन ऐसा सोच मानसिक थकावट और आत्मसंदेह पैदा करता है। एक्सेलेंटिज्म यानी उत्कृष्टता का लक्ष्य, इसका एक स्वस्थ विकल्प है। इसका मतलब है हम अपना श्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन पूर्णता की अवास्तविक उम्मीदों को छोड़ दें। इसे अपनाने के व्यावहारिक तरीके। अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाएं, हर कार्य में 100% सफलता की उम्मीद करने की बजाय यह सोचें, क्या मैंने अपनी क्षमता अनुसार अच्छा प्रयास किया? प्रक्रिया पर ध्यान दें, नतीजे पर नहीं। उत्कृष्टता प्रक्रिया आधारित होती है, जबकि पूर्णता परिणाम आधारित होती है। गलतियों को सीख का अवसर मानें, जहां पूर्णतावादी व्यक्ति गलती को हार मानता है, वहीं उत्कृष्ट व्यक्ति उसे विकास का माध्यम समझता है। 3. अनासक्ति का अभ्यास। नॉन अटैचमेंट यानी अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन से अलग हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है किसी विचार,
भावना या परिणाम के साथ इस तरह न जुड़ना कि वह आपकी शांति छीन ले। इस भाग में लेखक ने सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट नाम की अवधारणा पर जोर दिया है। इसका मतलब है, आप अपने विचार या भावना नहीं हैं, बल्कि आप एक व्यापक चेतना हैं जो इन अनुभवों का साक्षी है। अनासक्ति को विकसित करने के तरीके। विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें बहने दें। जब नकारात्मक विचार आए तो उन्हें अपने ऊपर हावी होने न दें। उन्हें स्वीकार करें और जाने दें। अपनी पहचान को विचारों से अलग करें। मैं दुखी हूं की बजाय मेरे मन में दुख की भावना है। इस तरह की सोच आत्मजागरूकता को बढ़ाती है। ध्यान और अवलोकन का अभ्यास करें। रोज थोड़े समय के लिए चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखने की कोशिश करें, बिना किसी प्रतिक्रिया के। 4. मीडिया खपत को नियंत्रित करना। हम जो कुछ भी पढ़ते, सुनते और देखते हैं, वह हमारे विचारों और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। नकारात्मक समाचार, विवादित सामग्री और तुलना करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। अपने मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के उपाय। जानबूझकर चयन करें। क्या आप जो सामग्री देख रहे हैं वह आपकी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है? स्क्रीन टाइम सीमित करें। दिन भर बार बार मोबाइल चेक करने की आदत को सीमित करें और अधिक माइंडफुल बनें। पॉजिटिव कंटेंट अपनाएं। ऐसी किताबें, पॉडकास्ट या वीडियो देखें जो आपको प्रेरित करें, न कि चिंता में डालें। अध्याय से मुख्य बातें। एक हमारे भीतर का आलोचक एक झूठी आवाज है जिसे पहचानना और शांत करना जरूरी है। 2. पूर्णतावाद मानसिक थकावट लाता है, जबकि उत्कृष्टता हमें आत्मसंतुष्टि और संतुलन देती है। 3. अनासक्ति से हम खुद को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त कर पाते हैं। 4. मीडिया की खपत का सीधा प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए इसे सोच समझकर नियंत्रित करना जरूरी है। 5. नकारात्मकता से मुक्ति का रास्ता हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और बाहरी आदतों दोनों को सुधारने में है। अध्याय 3. विकासशील मानसिकता, दी ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ है यह विश्वास कि हम अपनी योग्यता, सोच और भावनाओं को निरंतर अभ्यास, अनुभव और प्रयास से बेहतर बना सकते हैं। यह मानसिकता किसी भी चुनौती, परिवर्तन या अनिश्चितता को एक अवसर की तरह देखने में मदद करती है। इस अध्याय में 3 मुख्य विचारों पर चर्चा की गई है। 1. परिवर्तन को अपनाना, एम्ब्रेसिंग चेंज। परिवर्तन जीवन का एक स्थायी हिस्सा है, लेकिन अधिकतर लोग इससे डरते हैं। यह डर हमें रोकता है, पुराने पैटर्न में फंसा देता है और आगे बढ़ने से रोकता है। ग्रोथ माइंडसेट में परिवर्तन को एक नए अवसर के रूप में देखा जाता है। परिवर्तन के डर को दूर करने के तरीके। डर को स्वीकार करें, न कि उससे भागें। अपने डर को दबाने की बजाय पहचानें, मुझे यह बदलाव क्यों कठिन लग रहा है। सकारात्मक परिणाम की कल्पना करें। खुद से पूछें, अगर मैं यह बदलाव अपनाऊं, तो मेरा जीवन कैसा बेहतर हो सकता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़ा बदलाव हमेशा छोटे और सरल कदमों से शुरू होता है। उदाहरण, अगर आप करियर बदलना चाहते हैं, तो पहले जानकारी जुटाएं, फिर एक कोर्स करें, फिर नेटवर्किंग शुरू करें। अभ्यास। परिवर्तन के लाभों की सूची बनाएं। कम से कम 5 सकारात्मक बातें लिखें जो बदलाव से हो सकती हैं। अपनी सोच को चुनौती दें। मुझे बदलाव से डर लगता है क्योंकि। इस वाक्य को पूरा करें और फिर खुद से पूछें, क्या यह डर वास्तव में तर्कसंगत है। 2. ब्रेन डंपिंग, ब्रेन डंपिंग। ब्रेन डंपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अपने दिमाग में चल रही सभी बातों को बिना सोचे समझे कागज पर उतारते हैं। इसका उद्देश्य है मानसिक बोझ को हल्का करना और अराजकता को स्पष्टता में बदलना। ब्रेन डंप कैसे करें। समय तय करें। 10 से 15 मिनट के लिए शांति से बैठ जाए। बिना रुके लिखें जो भी आपके दिमाग में है, चाहे वह विचार, चिंता, काम की सूची, भावनाएं, यादें या योजनाएं हों, उन्हें बिना रोक टोक के कागज पर उतार दें। कोई फिल्टर न लगाए, सही गलत की चिंता किए बिना सब कुछ लिखें। यह लेखन सिर्फ आपके लिए है। ब्रेन डंप करने के लाभ। यह तनाव को कम करता है। यह दिखाता है कि आपके भीतर कितने ऐसे विचार हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे थे। यह स्पष्टता देता है कि वास्तव में आपको किस पर काम करना है और क्या छोड़ देना है। 3. ब्रेन डंप से एक्शन की ओर, फ्रॉम ब्रेन डंप टू एक्शन आइटम्स।
ब्रेन डंप करने के बाद यह जरूरी है कि हम उस जानकारी को व्यवस्थित और उपयोगी बनाएं। नहीं तो वह सिर्फ एक कागज भर बनकर रह जाएगा। ब्रेन डंप से एक्शन प्लान कैसे बनाएं? एक सूचियां बनाएं। ब्रेन डंप में से सभी कार्यों को अलग सूची में बांटें, जैसे जरूरी काम, विचार, चिंताएं, योजनाएं आदि। 2. प्राथमिकता तय करें। हर कार्य के आगे यह अंकित करें कि वह कितना महत्वपूर्ण है, जरूरी और तात्कालिक, महत्वपूर्ण लेकिन बाद में छोड़ने योग्य। 3. पहला कदम लिखें। हर जरूरी काम के लिए एक छोटा सा पहला कदम तय करें ताकि आप तुरंत कार्यवाही शुरू कर सकें। उदाहरण: अगर आपने ब्रेन डंप में लिखा, मुझे करियर को लेकर उलझन है, तो एक्शन आइटम हो सकता है: पहला कदम, 5 मिनट के लिए अपने करियर विकल्पों के बारे में गूगल पर रिसर्च करना। दूसरा कदम, लिंक्डइन पर किसी करियर कोच से संपर्क करना। अध्याय की मुख्य बातें, चैप्टर टेकअवेज। एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से हम चुनौतियों को विकास का अवसर समझते हैं, न कि रुकावट। 2. परिवर्तन से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उसके लाभों को समझकर और छोटे कदम लेकर हम उसे सहज बना सकते हैं। 3. ब्रेन डंपिंग एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है जो हमारे दिमाग की अराजकता को कागज पर लाकर स्पष्टता और हल्कापन देती है। 4. ब्रेन डंप से एक्शन प्लान बनाना जरूरी है ताकि विचार व्यर्थ न जाएं और हम वास्तव में प्रगति कर सकें। अध्याय 4, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां जो छोड़ने में मदद करें, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर लेटिंग गो। यह अध्याय बताता है कि किस तरह हम अपने मन के नकारात्मक पैटर्न, विचारों और आत्मधारणाओं को मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के माध्यम से पहचानकर उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। मुख्य फोकस 2 गहन तकनीकों पर है। 1. नकारात्मक आत्मस्क्रिप्ट्स को छोड़ना। लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स। सेल्फ स्क्रिप्ट्स का मतलब है वो कहानियां जो हम बार बार अपने मन में खुद के बारे में दोहराते हैं। उदाहरण: मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं हमेशा असफल ही होता हूं। यह स्क्रिप्ट्स अक्सर बचपन के अनुभवों, समाज की धारणाओं, आलोचनाओं या बार बार की असफलताओं से बनती है। ये स्क्रिप्ट्स क्यों खतरनाक होती हैं? ये आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये हमारे दृष्टिकोण को सीमित कर देती है। इनसे भावनात्मक बोझ बढ़ता है। इन्हें कैसे पहचानें? ध्यान दें कि आप खुद से किस तरह बात करते हैं। अपनी खुद की आलोचनाओं को नोट करें। जब आप असफल हों, तो अपने मन में उठने वाले पहले विचार को पकड़े, वो ही स्क्रिप्ट है। नकारात्मक स्क्रिप्ट्स को फिर से लिखने के चरण। हाउ टू रीराइट नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स। 1. आप पहचानें कि स्क्रिप्ट क्या है। जैसे, मैं हमेशा देर करता हूं। 2. उसके पीछे का कारण समझें। शायद समय प्रबंधन की दिक्कत है, न कि आपकी पहचान। 3. प्रमाण खोजें जो उस स्क्रिप्ट के खिलाफ हो। क्या कोई समय था जब आप समय पर पहुंचे? क्या आपने कोई चीज समय से पहले पूरी की? 4. नई स्क्रिप्ट लिखें। पुराने वाक्य को बदलें। मैं हमेशा देर करता हूं, मैं समय प्रबंधन सुधार रहा हूं और पहले से बेहतर कर रहा हूं। 5. नई स्क्रिप्ट को बार बार दोहराएं। इसे अपने नोट्स में लिखें, दर्पण के पास चिपकाएं, दिन की शुरुआत में पढ़ें। अभ्यास: एक नकारात्मक स्क्रिप्ट चुनें और उसे सकारात्मक लेकिन यथार्थवादी स्क्रिप्ट में बदलें। जैसे, मैं असफल हूं, मैं सीख रहा हूं और हर अनुभव मुझे आगे बढ़ा रहा है। 2. बाह्यकरण या नैरेटिव थेरेपी। एक्सटर्नलाइजेशन, नैरेटिव थेरेपी। एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब है अपनी समस्याओं को खुद की पहचान से अलग देखना। यह तरीका कहता है, आप समस्या नहीं है, समस्या बस एक समस्या है। यह क्यों मदद करता है? इससे दोष और शर्म की भावना कम होती है। यह हमें अपने आप से करुणा रखने में मदद करता है। जब हम समस्या को खुद से अलग देखते हैं, तो उसे हल करना आसान हो जाता है। कैसे करें एक्सटर्नलाइजेशन? 1. समस्या को नाम दें। जैसे, अगर आप बहुत चिंतित रहते हैं, तो आप कह सकते हैं, यह चिंता का राक्षस फिर आ गया। 2. समस्या से बात करें। जैसे, हे चिंता, तुम फिर क्यों आए? क्या तुम मुझे कुछ बताने आए हो या बस मुझे रोकने?
3 उसके असर को पहचानें। चिंता या डर ने आज आपके निर्णयों को कैसे प्रभावित किया? 4 अपनी शक्ति को पहचानें। खुद से पूछें, मैं कैसे इस समस्या को आज कम असरदार बना सकता हूं? अभ्यास। एक बार में एक समस्या चुनें, जैसे आत्मसंदेह। उसे अलग पहचान दें, जैसे छोटा आलोचक। अपने दैनिक लेखन में उसे तीसरे व्यक्ति के रूप में वर्णित करें, आज छोटे आलोचक ने मुझे कहा कि मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन मैंने उसे याद दिलाया कि मैंने पहले भी चुनौतियां पार की हैं। अध्याय की मुख्य बातें, चैप्टर टेकअवेज। हम सभी के भीतर ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो वर्षों से चलती आ रही हैं और जो हमारी पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स को पहचानकर, चुनौती देकर और पुनर्लेखन करके हम अपनी आत्मछवि और व्यवहार को सुधार सकते हैं। नैरेटिव थेरेपी या एक्सटर्नलाइजेशन हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपनी समस्याओं से बड़े हैं और उन्हें हल किया जा सकता है। जब हम अपने भीतर के आलोचक से अलग खड़े होकर उसे एक आवाज या चरित्र की तरह देखते हैं, तो हम उसे समझने और उससे दूरी बनाने में सक्षम होते हैं। अध्याय 5, दर्द से परे आगे बढ़ना, मूविंग बियॉन्ड द हर्ट। यह अध्याय उन भावनात्मक घावों से मुक्ति पाने की बात करता है जो हमारे रिश्तों, अनुभवों या अतीत की घटनाओं से बने हैं। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम टॉक्सिक लोगों से छुटकारा, माफ करना और क्रोध या द्वेष को छोड़कर मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। एक अविषैले लोगों से मुक्त होना, ब्रेक फ्री फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक लोग वे होते हैं जो आपके आत्मसम्मान को तोड़ते हैं, भावनात्मक रूप से हानि पहुंचाते हैं या बार-बार अपराधबोध, शर्म और नकारात्मकता पैदा करते हैं। संकेत कि कोई व्यक्ति विषैला हो सकता है। हमेशा आप में दोष ढूंढना। आपकी भावनाओं को कम करके आंकना। भावनात्मक नियंत्रण, गिल्ट ट्रिप, मैनिपुलेशन। सीमाओं का सम्मान न करना। बार-बार मानसिक थकावट का कारण बनना। कैसे मुक्त हों? एक सीमाएं तय करें, सेट बाउंड्रीज। हर बार जब आप असहज महसूस करें, एक स्पष्ट सीमा बनाइए। उदाहरण, मैं इस विषय पर अब बात नहीं करना चाहता। 2 भावनात्मक दूरी बनाएं। हर बार सामने होने की जरूरत नहीं। मानसिक दूरी भी जरूरी है। 3 गिल्ट से छुटकारा पाएं। अपने आप से कहें, स्वस्थ सीमाएं रखना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। 4 अगर जरूरी हो, रिश्ता पूरी तरह समाप्त करें। सभी रिश्ते बनाए रखना जरूरी नहीं, कुछ का अंत ही शांति लाता है। 2 माफ करना सीखना, लर्न टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस, माफी का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरे के बुरे कर्म को सही मानते हैं। इसका मतलब है, आप उस पीड़ा से खुद को आजाद कर रहे हैं जो बार बार आपको खा रही है। माफी क्यों जरूरी है? मानसिक बोझ कम होता है। क्रोध और घृणा का अंत होता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। आत्मशांति मिलती है। 3 माफी के 4 डी 4 Ds ऑफ फॉरगिवनेस। 1 डिसाइड, निर्णय लें। पहले तय करें कि आप माफ करना चाहते हैं, अपने मन की शांति के लिए। 2 डिटैच, भावनात्मक दूरी बनाएं। उस घटना को अपने अस्तित्व से अलग मानें। आप वह घाव नहीं हैं, आप उससे आगे हैं। 3 डेवलप एम्पैथी, सहानुभूति विकसित करें। सामने वाले की मानसिक स्थिति, सीमाएं और अज्ञानता को समझने की कोशिश करें। यह माफी में सहायक होता है। 4 डिलीवर रिलीज, मुक्ति दें। अंत में खुद से कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं और अब इस घाव को और नहीं ढोऊंगा। 4 स्वयं को माफ करना सीखना, लर्निंग हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ। कई बार हम खुद के लिए सबसे कठोर होते हैं। अपने फैसलों, गलतियों और व्यवहारों के लिए खुद को दंड देते रहते हैं। स्वयं को माफ करने के लिए कदम। 1 गलती को स्वीकार करें। अपने किए का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। 2 सीख पहचानें। हर गलती में एक सीख होती है। वह सीख लें और आगे बढ़े। 3 अतीत को वर्तमान में मत लाएं। बार बार उसी गलती को याद करके अपने आज को मत बिगाड़े। 4 खुद से करुणा रखें। जैसे आप किसी प्रियजन को दिलासा देते, वैसे ही खुद से बात करें, दयालुता से। 5 दृष्टिकोण से द्वेष को छोड़ना, लेटिंग गो ऑफ रिजेंटमेंट थ्रू पर्सपेक्टिव टेकिंग।
रिजेंटमेंट, द्वेष या गहरा क्रोध एक धीमा जहर है जो अंदर ही अंदर हमें खा जाता है। इसे छोड़ना जरूरी है। कैसे छोड़े? एक दृष्टिकोण बदलें। कोशिश करें सामने वाले की स्थिति, अनुभव और मानसिकता को तटस्थ भाव से देखने की। 2 यह समझें कि हर कोई संघर्ष कर रहा है। कभी कभी दूसरों की गलतियां उनकी अनजानी पीड़ा की वजह से होती हैं। 3 अपनी पीड़ा को स्वीकारें, पर उसमें फंसे नहीं। जो हुआ उसे नकारे नहीं, पर उससे अपनी पहचान न जोड़े। अध्याय की मुख्य बातें, चैप्टर टेकअवेज। विषैले लोगों से दूरी बनाना जरूरी है, भले वह कितने भी करीब क्यों न हो। माफी एक आंतरिक प्रक्रिया है जो दूसरे को नहीं, खुद को आजादी देती है। फॉरगिवनेस के लिए 4 महत्वपूर्ण कदम हैं: निर्णय, दूरी, सहानुभूति और मुक्ति। स्वयं को माफ करना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कार्य है। दृष्टिकोण में बदलाव से हम पुराने गुस्से और क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 6, एक नई आत्मकहानी बनाना, बिल्डिंग अ न्यू सेल्फ नैरेटिव। यह अध्याय उस प्रक्रिया को समझाता है जिसमें हम अपने पुराने नकारात्मक आत्मविश्वास, पहचान और विश्वासों को छोड़कर एक नई, सशक्त और सकारात्मक आत्मकहानी, सेल्फ नैरेटिव, बना सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच और आत्मछवि हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देती है और इसे बदलना हमारे हाथ में है। एक आत्मकहानी क्या है? हम सभी के भीतर एक आत्मकहानी चलती रहती है, एक ऐसी आंतरिक आवाज जो हमें बताती है हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और हमें किन सीमाओं में रहना है। यह कहानी बचपन, अनुभवों, दूसरों की बातों और हमारी खुद की सोच से बनती है। यदि यह कहानी नकारात्मक है, जैसे मैं हमेशा असफल रहता हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। 2 पुरानी कहानी की पहचान कैसे करें? क्या आप खुद से कठोर बातें करते हैं? क्या आपके भीतर लगातार दोष और शर्म की भावना है? क्या आप खुद को सीमित मानते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं? अगर हाँ, तो आपकी आत्मकहानी बदलने की जरूरत है। 3 नई आत्मकहानी कैसे बनाएं? चरण 1, पुरानी कहानी को चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में सच है? उदाहरण, अगर आप सोचते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो पिछली सफलताओं को याद करें। चरण 2, तटस्थ भाषा का प्रयोग करें। मैं असफल हूं की जगह कहें, मैंने इस बार वैसा नहीं किया जैसा चाहा था, लेकिन अगली बार मैं बेहतर कर सकता हूं। चरण 3, नई पहचान लिखें। एक कागज पर लिखें, मैं कौन बनना चाहता हूं? मैं किस प्रकार का जीवन जीना चाहता हूं? मुझे कौन सी बातें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? फिर इनका सकारात्मक उत्तर खोजें। उदाहरण, मैं डरपोक हूं, मैं सतर्क हूं, लेकिन जब जरूरत पड़े, साहस भी दिखाता हूं। मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, मैं हर दिन अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा हूं। चरण 4, हर दिन उस कहानी को दोहराएं। इसे एक अफर्मेशन की तरह बोलें, जैसे मैं अपने पुराने घावों से सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। 4, सहजता से बदलाव लाना, माइक्रोशिफ्ट्स। नई कहानी रातों रात नहीं बनती। इसके लिए छोटे छोटे बदलावों की जरूरत होती है। उदाहरण, हर सुबह खुद को सकारात्मक बातें कहना, छोटी सफलताओं को नोट करना, नए अवसरों को अपनाना, पुराने पैटर्न को पहचानकर धीमा करना। हर छोटा कदम एक बड़ी मानसिक क्रांति की ओर ले जाता है। 5, अपने आप को नए नजरिए से देखना। अपने आप को पीड़ित की भूमिका से हटाकर नायक की तरह देखें। आप अपने जीवन की कहानी के मुख्य किरदार हैं और आपके पास उसे फिर से लिखने की पूरी शक्ति है। अध्याय की मुख्य बातें, चैप्टर टेकअवेज। आपकी आत्मकहानी आपकी पहचान बनाती है, नकारात्मक कहानी आपको सीमित करती है, सकारात्मक कहानी आपको मुक्त करती है। पुरानी कहानियों को पहचानकर उनसे खुद को अलग करें और उन्हें चुनौती दें। आत्मसंवाद को बदलना, पहचान बदलने का पहला कदम है। नई पहचान बनाने के लिए छोटे छोटे रोजाना के प्रयास करें। जीवन की कहानी आप खुद लिखते हैं, आप लेखक भी हैं और नायक भी।
अध्याय 7 भावनात्मक न्यूनतमवाद इमोशनल मिनिमलिज्म। यह अध्याय बताता है कि जैसे हम अपने भौतिक जीवन से गैरजरूरी चीजें हटाकर सादगी पाते हैं, वैसे ही भावनात्मक जीवन से भी अनावश्यक तनाव, प्रतिक्रिया और मानसिक बोझ को हटाकर हम मानसिक शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। भावनात्मक न्यूनतमवाद का अर्थ है केवल उन्हीं भावनाओं, विचारों और संबंधों को महत्व देना जो हमारे जीवन में सकारात्मक योगदान देते हैं और बाकी को शांति से जाने देना। एक भावनात्मक अव्यवस्था इमोशनल क्लटर क्या है? हम अक्सर अपने मन में ढेर सारी अप्रिय और बेकार की भावनाएं जमा कर लेते हैं, जैसे बीती गलतियों का पछतावा, दूसरों के प्रति गुस्सा या ईर्ष्या, स्वयं को नीचा समझना, बार बार किसी घटना को याद करके दुखी होना। ये सभी भावनात्मक कचरा हैं जो मानसिक शांति को नष्ट करते हैं और स्पष्ट सोच में बाधा डालते हैं। 2 भावनात्मक न्यूनतमवाद क्यों जरूरी है? मानसिक बोझ कम होता है, फैसले लेना आसान होता है, ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, रिश्तों में सरलता और सच्चाई आती है, आत्मस्वीकृति और आंतरिक शांति मिलती है। 3 कैसे अपनाएं भावनात्मक न्यूनतमवाद? का भावनात्मक इन्वेंटरी लें, इमोशनल इन्वेंटरी। हर दिन या सप्ताह में कुछ देर बैठकर यह लिखें, मैं किन भावनाओं को बार बार महसूस कर रहा हूं? इनमें से कौन सी मुझे ऊर्जा देती हैं और कौन सी मुझे थका देती हैं? ख क्या यह जरूरी है? प्रश्न करें। जब कोई विचार या भावना बार बार परेशान करे, पूछें, क्या यह भावना इस समय मेरे लिए जरूरी है? ग न कहना सीखें। भावनात्मक रूप से थका देने वाले लोगों या गतिविधियों को मना करना सीखें। घ डिजिटल न्यूनतमवाद अपनाएं। सोशल मीडिया, नकारात्मक समाचार और इंटरनेट स्क्रॉलिंग से सीमित समय बिताएं। जो जानकारी आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, उसे हटाएं। न सकारात्मक संबंधों पर ध्यान दें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरणा, समर्थन और शांति देते हैं। 4 भावनात्मक स्पेस बनाना, क्रिएटिंग इमोशनल स्पेस। हर दिन कुछ समय अपने लिए रखें, बिना मोबाइल, बिना बातचीत। ध्यान, मेडिटेशन, सांस पर ध्यान देना, ब्रीदिंग या सिर्फ मौन में बैठना, ये आपको मानसिक स्थान और स्पष्टता देंगे। 5 आभार अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। नकारात्मकता को कम करने का एक सरल और शक्तिशाली तरीका है आभार व्यक्त करना। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी मानसिकता को कमी से पूर्णता की ओर ले जाता है। अध्याय की मुख्य बातें, चैप्टर टेकअवेज। भावनात्मक न्यूनतमवाद का अर्थ है सिर्फ उन्हीं भावनाओं, विचारों और संबंधों को अपनाना जो आपके जीवन में अर्थ और शांति लाते हैं। अपने विचारों और भावनाओं की समीक्षा करें और जो अनावश्यक हैं उन्हें छोड़ने का अभ्यास करें। रिश्तों और डिजिटल जानकारी में स्पष्ट सीमाएं बनाएं। खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत और शांत रखने के लिए नियमित ध्यान और आभार प्रथा अपनाएं। जितना कम भावनात्मक कचरा, उतनी अधिक स्पष्टता और आंतरिक स्वतंत्रता। अध्याय 8 भावनात्मक स्वतंत्रता के लिए दैनिक आदतें, डेली हैबिट्स फॉर इमोशनल फ्रीडम। यह अध्याय हमें यह समझाने में मदद करता है कि भावनात्मक स्वतंत्रता कोई एक दिन में मिलने वाला लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह दैनिक छोटे छोटे अभ्यासों और आदतों का परिणाम है। अगर हम हर दिन कुछ सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित आदतें अपनाएं, तो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति धीरे धीरे स्थिर और सशक्त हो सकती है। एक दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करें, स्टार्ट द डे विद इंटेंशन। सुबह की शुरुआत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं? एक सकारात्मक इरादा तय करें, जैसे मैं आज शांत रहूंगा, मैं किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले सोचूंगा, मैं खुद के प्रति दयालु रहूंगा। इरादा तय करने से आपका ध्यान दिन भर सही दिशा में बना रहता है। 2 सुबह की रूटीन में माइंडफुलनेस को शामिल करें, मॉर्निंग माइंडफुलनेस रूटीन। कुछ मिनट ध्यान करें या गहरी सांसें लें। मोबाइल या समाचार से दिन की शुरुआत न करें। एक डायरी में सुबह के विचार या आभार के शब्द लिखें। यह आदत आपको प्रतिक्रियाओं से नहीं, विवेक से जीने में मदद करती है। 3 भावनात्मक ट्रैकिंग, इमोशनल चेक इन।
दिन में 1 या 2 बार रुककर खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या कोई भावना मुझे रोक रही है? यह जागरूकता भावनाओं को अनदेखा करने के बजाय उन्हें स्वीकारने और संभालने में मदद करती है। 4. शारीरिक गतिविधि को शामिल करें, मूव योर बॉडी। भावनाएं शरीर में भी संग्रहित होती हैं। हल्की सैर, योग, स्ट्रेचिंग या कोई भी हल्का व्यायाम मानसिक थकान कम करता है। यह हार्मोन संतुलन में मदद करता है और मूड सुधारता है। 5. डिजिटल ब्रेक, टेक कॉन्शियस डिजिटल ब्रेक्स। दिन भर में एक निश्चित समय मोबाइल, सोशल मीडिया या समाचार से दूर रहें। डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवरलोड को रोकना बहुत जरूरी है। इससे नकारात्मकता से दूरी बनती है और मन स्थिर रहता है। 6. रात की शांतिपूर्ण समाप्ति, इवनिंग वाइंड डाउन रिचुअल। सोने से पहले दिन की समीक्षा करें। क्या आज मैंने अपनी भावनाओं पर ध्यान दिया? क्या मैंने खुद को स्वीकार किया? कुछ सकारात्मक बातें लिखें, जैसे, मैंने आज खुद को आलोचना से बचाया। मैंने कठिन स्थिति में संयम रखा। रात को शांति से सोना अगली सुबह को भी सकारात्मक बनाता है। 7. नियमित आभार प्रथा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीजें छोटी हो सकती हैं, जैसे किसी की मुस्कान, अच्छा मौसम, खुद के लिए लिया गया समय। आभार की आदत से मानसिक ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहती है। 8. स्वस्थ सीमाएं तय करें, सेट इमोशनल बाउंड्रीज। ऐसे लोगों, कार्यों या स्थितियों के लिए मानसिक सीमाएं बनाएं जो आपको थका देते हैं। ना कहना भी एक आदत है और यह आत्मसम्मान का प्रतीक है। अध्याय की मुख्य बातें, चैप्टर टेकअवेज। भावनात्मक स्वतंत्रता एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। दिन की शुरुआत एक सकारात्मक इरादे और माइंडफुलनेस से करें। दिन में खुद से जुड़े रहें, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। शरीर की देखभाल, डिजिटल सीमाएं और रात की शांति, ये सब आपकी आंतरिक स्वतंत्रता में सहायक हैं। आभार प्रथा और स्वस्थ सीमाएं आपकी भावनात्मक रक्षा बनाती हैं। अध्याय 9, भावनात्मक स्वतंत्रता के साथ जीवन जीना, लिविंग अ लाइफ ऑफ इमोशनल फ्रीडम। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भावनात्मक स्वतंत्रता को केवल एक लक्ष्य न मानकर इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाएं। जब हम अपने मन और भावनाओं के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं, तो हम जिंदगी के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं और खुशी, शांति से भरपूर जीवन जी सकते हैं। एक भावनात्मक जागरूकता को जीवनशैली बनाना। अपने मन की स्थिति को नियमित रूप से समझना और स्वीकारना सीखें। छोटी छोटी बातों पर अपनी प्रतिक्रियाओं को जानने और नियंत्रित करने की आदत डालें। स्वयं से दया और समझदारी के साथ पेश आएं। यह आपको भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 2. धैर्य और निरंतरता का महत्व। भावनात्मक स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती। बदलाव के लिए रोज अभ्यास और समय देना जरूरी है। कभी कभी पिछली आदतें वापस आ सकती हैं, लेकिन निरंतर प्रयास से सुधार संभव है। 3. संबंधों में स्पष्टता और स्वाभिमान बनाए रखना। स्वस्थ रिश्तों को प्राथमिकता दें जो आपको समर्थन और प्रेरणा देते हैं। नकारात्मक या विषैले रिश्तों से दूरी बनाए रखें। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना सीखें। 4. नकारात्मक भावनाओं को स्वीकारना और छोड़ना। भावनाओं को दबाने या छुपाने की बजाय उन्हें महसूस करें, परंतु उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। भावनाओं को स्वीकार कर उनसे सीख लें और धीरे धीरे उन्हें जाने दें। 5. आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद, सही आहार, नियमित व्यायाम और मनोरंजन के लिए समय निकालें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग या शौक अपनाएं। 6. ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें। नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस से मन को स्थिर और स्पष्ट रखें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें, जिससे चिंता और तनाव कम होंगे। 7. स्वप्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। खुद को प्रोत्साहित करने वाली बातें कहें। विफलताओं को सीखने के अवसर समझें। जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया बनाए रखें। अध्याय की मुख्य बातें, चैप्टर टेकअवेज। भावनात्मक स्वतंत्रता को जीवन का एक स्थायी हिस्सा बनाएं। निरंतर अभ्यास,
धैर्य और आत्म देखभाल के माध्यम से भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। स्वस्थ और सकारात्मक संबंध बनाए रखें। नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार कर छोड़ना सीखें। वर्तमान में जिएं, ध्यान और माइंडफुलनेस को जीवन में अपनाएं। अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाने के लिए खुद को प्रेरित करें। समापन, भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर अंतिम कदम। पुस्तक में हमने भावनाओं को समझने, उन्हें स्वीकारने और छोड़ने की कला सीखी है। भावनात्मक स्वतंत्रता केवल भावनाओं से मुक्त होना नहीं, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से जानना और अपने अनुभवों के साथ सहज रहना है। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, निरंतर अभ्यास और आत्मप्रेम सबसे जरूरी है। जब हम सीख लेते हैं कि किस तरह अनावश्यक भावनाओं और नकारात्मक सोच से खुद को अलग कर सकते हैं, तब हम असली शांति, खुशहाली और आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता हमें जीवन की चुनौतियों के बीच भी मजबूत और संतुलित बनाए रखती है। प्रैक्टिकल टिप्स, भावनात्मक स्वतंत्रता के लिए रोजमर्रा के उपाय। एक दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। हर सुबह कुछ मिनट खुद को सकारात्मक विचार दें या अपने लक्ष्य याद करें। 2 भावनाओं को स्वीकारें, दबाएं नहीं। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, उसे महसूस करें और सोचें कि वह क्यों आई। 3 थोड़ा समय अकेले बिताएं। खुद के साथ शांति से बैठना और ध्यान करना आपको अपनी भावनाओं से जुड़ने में मदद करता है। 4 स्वस्थ आदतें अपनाएं। नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद से मानसिक स्थिति बेहतर होती है। 5 सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जो आपको समझते हों और प्रेरित करते हों, उनके साथ रहें। 6 डिजिटल दुनिया से विराम लें। दिन में एक समय तय करें जब आप मोबाइल या इंटरनेट से दूर रहें। 7 आभार का अभ्यास करें। रोज 3 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 8 स्वयं से दयालु बनें। गलतियों के लिए खुद को कठोर न सजा दें, बल्कि उनसे सीखें। 9 छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। किसी फूल की खुशबू, चाय की चुस्की या प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें। 10 जरूरत पड़े तो मदद लें। अगर भावनात्मक बोझ बहुत भारी लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या विशेषज्ञ से बात करें। याद रखें, भावनात्मक स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा में धैर्य रखें, अपने आप को प्यार करें और हर दिन नए सिरे से शुरुआत करें। दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो की ये महत्वपूर्ण बातें आपकी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेंगी। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो या अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए लाभकारी हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई नया वीडियो आप मिस न करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह ज्ञान और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।